last point was we have to take care about the boilers boilers and their maintenance, right? And that can be possible with internal and external treatment. Already we have gone through the external treatment. Now we are going to internal treatment. अ, जो लोग रेगुलरली क्लास में आ रहे हैं तो ठीक है, बढ़िया है, लेकिन अटेंडेंस आपकी ली जा रही है, राइट? आप लोगों को ऐसा है कि अ, क्या बोलते हैं, ऑनलाइन है तो अटेंडेंस नहीं ली जा रही है, ऐसा मत सोचिएगा, राइट? ये सारी आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड हो रही है हमारे सॉफ्टवेयर में, ठीक है? तो जो लोग ये दिमाग में रख के चल रहे हैं कि ठीक है, ऑनलाइन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको पता चलता है, हम बोल देंगे, ठीक है, वंस वाइल ओके, कि भैया आपका कुछ कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आया, लेकिन ऐसा डेली तो नहीं हो सकता है ना। तो प्लीज बी केयरफुल फॉर दैट ऑल्सो, राइट? बाद में आप लोग बोलोगे कि सर हमारा ये हुआ वो हुआ, ऐसा नहीं, फिर कोई सुनेगा नहीं, राइट? प्लीज ध्यान रखिएगा ये चीज को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर presentation और प्रॉब्लम्स इन बॉयलर्स। प्रॉब्लम क्या क्या आता है बॉयलर में, राइट? सो ऑब्वियसली देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ स्लजिंग एंड स्केलिंग। व्हाट इज दैट स्लजिंग एंड स्केलिंग? तो मैंने कल ही बताया था कि हम जब पानी को रोज गर्म करते हैं, राइट, व्हेन वी बॉईल द वाटर, डेफिनेटली वाटर में से क्या हो जाएगा? वाटर विल बी कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, स्टीम जनरेट कर रहे हैं, बट the impurities, or we can call it as a, soluble impurities, salts and all, they will get deposited or they will get precipitated first. Initially तो precipitates बनते हैं, अगर हम उसको सही से साफ नहीं करते, then it will become scale. तो those slimy and loose precipitates called sludge, जिसको हम केमिकल मड भी बोलते हैं, राइट? कीचड़ जिसको बोलते हैं, रासायनिक का कीचड़ के बयान। सो दैट लूज, bulk of that precipitate, that is called a sludge. अब उसको अच्छे से साफ नहीं किया गया, सही से प्रॉपर साफ नहीं किया गया, then what will happen, that sludge will start getting deposited on the wall of your boiler, and it will become hard and adherent, चिपक जाएगा वॉल से और कड़क हो जाएगा, लेयर्स बन जाएंगे, and we know that if layers are formed, that layer will, you know reduce your efficiency of boiling, because क्या होगा, आपका जो बॉयलर का वॉल है मेटल का, और पानी जो है सिस्टम, उसके बीच में उसका एक लेयर आ जाएगा सॉल्ट्स का, और हीट ट्रांसफर आपका जो है उसको अफेक्ट करेगा, राइट? सो these scales are really, precipitates are okay, remember, स्लज इज ओके, स्लज को अगर आप रेगुलरली निकाल रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स फाइन, बट your precipitates will become hard, adherent, it will become scale, then it is really problematic for your efficiency of boiler, right? These scales are basically hard deposits which stick with very firmly to the inner surface of the boiler or wall of the boiler. अच्छा, ये जो स्केल्स होते हैं या जो भी होता है, वो बेसिकली बनता कैसे है? तो वी नो दैट these are the basic impurities soluble in water, and they will become insoluble, or they will get concentrated when we will boil the water, right? आपका आवाज नहीं आ रहा है सनी, सनी आपका आवाज नहीं आ रहा है, और बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस कर रहा है, बंद करो सनी, म्यूट करो अपना माइक। सनी 113 नंबर, यस।
सो ये चीजें क्यों होती है, राइट? और उसको कैसे निकाला जा सकता है वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो एक होता है, डेफिनेटली दैट इज द बिगेस्ट रीजन, एंड दैट इज योर स्केल ड्यू टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इम्प्योरिटीज, जिसको हम हार्डनेस बोलते हैं। देन सेकंड इज योर आयरन ऑक्साइड्स, यस, क्योंकि आपका बॉयलर मेटल का है, इसमें कॉपर का भी कुछ रोल होता है। एंड द लास्ट वन इज सिलिका। सिलिका मतलब सिलिका कहाँ से आएगी? तो वो तो पानी में ही थोड़ी बहुत, कभी कभी रेत आ जाती है, कभी मिट्टी आ जाती है, राइट? बिकॉज ऑफ दैट आपका कुछ ना कुछ पार्ट आ जाता है, तो ये सारी चीजें जमना शुरू हो जाती है, राइट? जमना शुरू हो जाती है, डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस स्केल इज जनरेटेड, राइट? तो सबसे पहली बात तो उसका क्या प्रॉब्लम आएगा, स्केल और स्लज का क्या प्रॉब्लम आएगा? तो the thermal conductivity will be definitely low. We will say, you know, once if the thick layer is formed, then thick layer will act as an insulating wall between the water and the boiler, right? So it will be acting, or it will be badly affecting the conductivity of your boiler. मेटल जो है आपका बॉयलर, मेटल का ही बना होता है, उसकी कंडक्टिविटी खराब कर देगा, हीट ट्रांसफर रेशियो खराब करेगा। द स्केल एक्ट्स एज इंसुलेटिंग लेयर एंड प्रिवेंट्स एन एफिशिएंट ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट ट्रांसफर आपका पूरा खराब करेगा। मैंने कल बताया था कि जो काम मेरा 1 घंटे में होता है वो 2-3 घंटे लग जाएंगे, तो अल्टीमेटली मेरा बहुत सारा लॉस होगा, इलेक्ट्रिसिटी का लॉस होगा, टाइम का लॉस होगा, मैन पावर का लॉस होगा, मेंटेनेंस की वजह से लॉस होगा, राइट? एंड दैट इज द रीजन द रिडक्शन इन थर्मल कंडक्टिविटी मींस लोअरिंग बॉइलिंग एफिशिएंसी। बॉइलिंग एफिशिएंसी आपकी कम कर रहा है। अगेन, वो जब आप क्या करोगे, इट टर्न्स लीड टू दी ओवर हीटिंग। ओवर हीटिंग करना शुरू करेगा वो चीजों को। क्यों? क्योंकि बाहर आप इतना टेम्परेचर दे रहे हो, इतना टेम्परेचर दे रहे हो, लेकिन अंदर जा ही नहीं रहा है हीट। एंड बिकॉज ऑफ दैट, यू नो, your parts will get fractured, or cracks will be developed in your even metallic compound or metallic vessels also। ट्यूब्स में, बॉयलर की ट्यूब्स जो है खराब हो जाती है। इट कैन ऑल्सो कॉज, जो स्केल बनता है वो क्लॉगिंग करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। किसके ऊपर? जो आपकी वाटर की ट्यूब्स होगी, जो बाहर आपकी स्टीम ले जा रही है या पानी ला रही है, ये सारी चीजों की वजह से ट्यूब के अंदर, बिकॉज वी नो दैट ट्यूब्स आर, हैविंग very small diameters compared to the boilers, right? So those tubes will get clogged, those tubes will get obstructed, right? And because of that, water vapor, delivery will be also badly affected। Just 1 minute, huh?
सॉरी। सो बॉयलर जो है आपका, उसका मेंटेनेंस, इट विल इंक्रीज ऑल दीज प्रॉब्लम्स, इट विल इंक्रीज द मेंटेनेंस कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगेन, द स्केल कैन ऑल्सो कॉज द कोरोजन। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, बिकॉज कोरोजन के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। पानी आपका बॉयलर में है, कोरोजन, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोरोजन बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ये सारी चीजें, ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन ऑलरेडी है हमारे पास हवा में। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स फॉर द बॉयलर्स। तो अगर इतने सारे प्रॉब्लम्स अगर आते हैं तो उसको फिर रिमूव भी करना पड़ेगा अपने को। सो व्हाट आर द बेसिक थिंग्स विच कैन रिमूव द स्केल एंड स्लज? लेट्स अंडरस्टैंड। एक्सटर्नल प्री ट्रीटमेंट करके आप पहले तो डाल सकते हो पानी को, या डीमिनरलाइज करके, या रिवर्स ऑस्मोसिस में करके, या वो जो भी करके फिर बॉयलर में डालो। बट दैट ऑप्शन इज अ कॉस्टली ऑप्शन। यस आदित्य, मेटल सरफेस विल ऑल्सो गेट डैमेज, करेक्ट, राइट। सो एक्सटर्नल प्री ट्रीटमेंट करके अगर हम बॉयलर में डालते हैं तो दैट बॉयलर विल बी सेफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा मेंटेनेंस नहीं आएगा। बट देन इन केस if we will do that, it will be a very costly task, very expensive task, right? तो वो नहीं कर सकते। अच्छा, स्केल स्लज जो है वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं कुछ कोलॉइडल सब्सटेंसेस डाल के, या कुछ कंपाउंड्स के नाम दिए गए हैं, वो कभी कभी पूछ लेते हैं आपको एग्जाम में। टेनिन्स, लिग्नोसल्फोनेट्स, पॉलिक एक्रिलेट्स, मेलिक एक्रिलेट कोपॉलीमर, मेलिक स्टाइरिन कोपॉलीमर, पॉलीस्टाइरिन सल्फोनेट्स, ये सारे कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं जो they will get coated with the scale, over the scale, and they will form the particles or colloidal particles. Then they will be settled down, and then it can be blown off from the bottom of the boiler, or we can say as a form of sludge we can do that, right? या तो स्केल को, स्केल इज अ वेरी हार्ड सरफेस, स्केल जो है उसको निकालना है तो क्या कर सकते हैं? तो यू कैन स्क्रैच, पूरा स्केल को स्क्रैच करके निकाल सकते हो। बट कैन यू इमेजिन कैसे वो पॉसिबल होगा? इतना बड़ा बॉयलर है, और इतना बड़ा बॉयलर के अंदर आदमी को उतारना, फिर हर एक दीवार पे ऐसे वो चिमटा लेके स्केलिंग को खोरेदना, क्रैच करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगेन, देर इज वन मोर ऑप्शन दैट इज कॉल्ड हैमरिंग। ये जो स्केल का पूरा लेयर है ना, उसको हैमरिंग करते हैं, हथौड़े से तोड़ते हैं। बहुत बड़ा लेयर बन जाता है ना, तो हथौड़े से तोड़ते तो क्रैक्स आ जाती है, फिर निकल जाता है। बट अगर हम हैमरिंग करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी बताओ? व्हाट विल बी द प्रॉब्लम विद हैमरिंग? हैमरिंग करेंगे अगर तो क्या प्रॉब्लम आएगी? चलो बताओ। बॉयलर में डेंट पड़ जाएंगे सर। यस, डेंट आ जाएंगे, करेक्ट। कंटेनर डैमेज हो जाएगा आपका, बॉयलर का वेसल डैमेज हो जाएगा। गुजराती में શું કહેવાય એને ખબર છે ને? શું થાય? हैमरिंग करेंगे तो क्या होगा गुजराती में? गोबा पड़ी जाए। हम्म। और योर, उससे आगे की बात है, if we will go for hammering, your surface will become, internal surface of your boiler will become uneven. That is again a problem. तो ये सारी चीजों को सॉरी दिमाग में रख के हमको आगे जाना है, राइट? तो क्या कर सकते हैं? देन वी हैव टू गो फॉर द इंटरनल ट्रीटमेंट। यू कैन गो फॉर कार्बोनेट कंडीशनिंग, यू कैन गो फॉर फॉस्फेट कंडीशनिंग, दैट इज कॉल्ड कैलगॉन कंडीशनिंग, राइट? फॉस्फेट कंडीशनिंग और कैलगॉन कंडीशनिंग, चलिए देखते हैं कि क्या है। लेट्स अंडरस्टैंड, दिस इज सोडियम कार्बोनेट, इट इज अ सोडा ट्रीटमेंट, रिमेंबर इट इज अ सोडा ट्रीटमेंट। लाइम सोडा का मैंने बोला, बॉयलर ट्रीटमेंट में लाइम सोडा का ही कंसेप्ट यूज होता है। सो सोडियम कार्बोनेट इज एडेड टू बॉयलर सोडियम कार्बोनेट इज एडेड टू बॉयलर। क्या करेगा? मेनली कैल्शियम का आपका जो भी इंप्योरिटीज होगा वो सारा, वी नो दैट सोडियम कार्बोनेट इज एक्सक्लूसिव रिएजेंट फॉर कैल्शियम हार्डनेस, एंड इट विल बिकम कैल्शियम कार्बोनेट, जो आपका प्रेसिपिटेट्स हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। पानी में क्या बचेगा? सिर्फ फिर सूडो हार्डनेस।
Na2SO4 which is not a harmful, right? लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है. लो प्रेशर के लिए तो ठीक है, कोई बात नहीं, यू कैन यूज इन द कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, डेफिनेटली. As we know that calculated amount of quantity should be used for lime and soda both. Why? Because if we will add more quantity of calcium hydroxide, it will again impart its own hardness. And if we will use more quantity of sodium carbonate, then क्या करेगा वो उसका हाइड्रोलिसिस करके, सोडियम कार्बोनेट इज अ वीक बेस, उसका हाइड्रोलिसिस करके उसमें से सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेगा. एंड दिस विल गिव यू alkalinity in water. ये भी तो हमको नहीं चाहिए. एंड alkalinity will cause the caustic embrittlement. caustic embrittlement करेगा तो क्या होगा वापस? वही आपकी सारी ट्यूब्स खराब करेगा, वेसल खराब करेगा, क्रैक्स लेके आ जाएगा, ब्रिटल कर देगा चीजों को. Because bases are more dangerous than acid for the task of purification, right? तो yes, you can use, but high pressure boiler में थोड़ा सा ध्यान रख के करना पड़ेगा, right? Okay. Then Calgon conditioning क्या है? Have you heard this word Calgon? आपने Calgon word सुना है कभी? यस सर. कहाँ पर सुना है? सर 11 में हाइड्रोजन चैप्टर में था. एग्जैक्टली. इसका जो टेक्निकल नाम है वो है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट. उसका फॉर्मूला है Na-PO3 6, या तो फिर उसको इस तरह से भी लिखा जाता है, Na बाहर आता है, राइट, Na2 ऐसे करके, ये एक्चुअली इसका आयन बनाया हुआ है. सो व्हेन वी विल गो फॉर द Calgon conditioning, it forms a sludge and prevent the scale formation by forming soluble complex. ये आपका Calgon है, Na2, this is your Calgon. ये आपका Calgon है. This Na2 Na4 PO3 6, this will give you twice Na plus and Na4 P4 P6O18 minus 2 ion, and this is the ion which is going to form a complex compound with calcium salts. कैल्शियम के साथ वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और ये कॉम्प्लेक्स आपका जो है Ca2P6O18. देखो यहाँ 4 हमने Na निकाले तो आपके 2 कैल्शियम जाएंगे, इक्विवेलेंसी, बिकॉज Na is +1, कैल्शियम is +2, and you will get twice Na2SO4. और यहां बाहर आपका Na+2 रहेगा डेफिनेटली, right? So this soluble complex is there, and you can just wash your boiler with Calgon solution. It will convert the scale, whatever the scale is there because of magnesium and calcium mainly, that scale will get soluble, and those soluble salts containing water you can just discard, और आपका बॉल पूरा साफ हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा पूरा, राइट? दिस इज कॉल्ड Calgon कंडीशनिंग. नाउ दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है आपका बॉयलर कोरोजन. बॉयलर कोरोजन है क्या आपका? व्हाट इज बॉयलर कोरोजन? बॉयलर कोरोजन किस किस वजह से होता है? सबसे पहले, अच्छा, हमको एक तो पता है कि बॉयलर का कोरोजन क्या है. अच्छा, मुझे कोई बता सकता है कि कोरोजन कोरोजन जो है उसका एक वर्ड में, एक सेंटेंस में कोई मुझे उसका डेफिनेशन बता सकता है? कोई बता सकता है कोरोजन का? ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल. ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, ठीक है, ये तो हमको सर पता ईटिंग है. ऑफ मेटल. क्या क्या क्या? ईटिंग ऑफ मेटल ईटिंग और ऑफ मेटल, रस्टिंग ऑफ मेटल. रस्टिंग ऑफ मेटल, ठीक है. चलो मैं आपको एक नया डेफिनेशन बताता हूँ. सर मैं नया डेफिनेशन बताता हूँ. यस सर कांटेक्ट विथ ऑक्सीजन.
हाँ, दैट इज ऑक्सीडेशन, ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो पता है आगे। यस। सर ऑक्सीडेशन ऑफ सरफेस ऑफ मेटल अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस। अब वो तो आगे बता दिया ना, ऑक्सीडेशन वो कंडीशन सेम है, ठीक है, स्पेसिफाइड है, ठीक है। ये सर सरफेस ऑफ मेटल। हाँ ठीक है, सरफेस ऑफ मेटल का ही होता है ना बेटा। चलो मैं आपको एक नया डेफिनेशन बताता हूँ, मैं नया डेफिनेशन बताता हूँ। Yeah, you can use aluminum and copper, but it will become a very costly task. Remember, आयन सस्ता पड़ता है बेटा, एल्यूमिनियम मेटल बहुत महंगा पड़ता है, कॉपर मेटल बहुत महंगा पड़ता है, राइट। चलो मैं आपको दूसरा उसका एक डेफिनेशन बताता हूँ। कोरोजन का दूसरा डेफिनेशन है, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी। अब बताओ जरा सोचो, मेटलर्जी का रिवर्स प्रोसेस है ये, इट्स रिवर्स प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी। मेटलर्जी में हम क्या करते हैं, सोचो, जैसे कोई ओर लेके आए Al2O3, राइट, और उसमें से हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, करेक्ट। और कोरोजन में क्या कर रहे हैं, मेटल में से ऑक्साइड बना रहे हैं, वेरी सिंपल। वहां पर ऑक्साइड में से हम मेटल निकाल रहे हैं और कोरोजन में मेटल में से ऑक्साइड बन रहा है, राइट। हैव यू हर्ड दिस डेफिनेशन एनीवेयर एल्स? क्योंकि आपने मेटलर्जी पढ़ा है कहीं ना कहीं, तो ये कहीं ना कहीं तो आपको आया होगा। Metallurgy is exactly opposite of corrosion, and corrosion is exactly opposite of metallurgy, right? So, okay, corrosion, it's a electrochemical, reaction. और सबसे बड़ी बात है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड एंड डिजॉल्व सॉल्ट्स की वजह से होता है। ऑक्सीजन इज द मेजर कल्प्रिट, रिमेंबर, सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल। 83 नंबर ज्ञान, ज्ञान स्विच ऑफ करो आपका माइक्रोफोन। ओके, सो डिजॉल्व ऑक्सीजन की वजह से सबसे पहला तो आपका होता है, जैसे कि जनरली वी नो दैट वाटर कंटेन्स अराउंड डिजॉल्व ऑक्सीजन 8 ml पर लीटर इन जनरल केस, राइट। इट डिपेंड्स, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी होता है इन जनरल केस। अच्छा, डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या करता है पता है आपको? व्हाट इज द रोल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, कोई बताएगा? What is the role of dissolved oxygen? It provides oxygen to all the aquatic life. मछलियां कैसे पानी में रहती है, मेंढक, क्रोकोडाइल, राइट। एक्वेटिक एनिमल्स को भी तो ऑक्सीजन तो चाहिए ना, वो भी तो लिविंग बींग्स हैं, उनको भी ऑक्सीजन के बिना तो वो जिंदा नहीं रह सकते। सो एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक लाइफ डिपेंड्स ऑन योर डिजॉल्व ऑक्सीजन। और आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि पॉल्यूशन की वजह से डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होता जा रहा है पानी में, एंड दैट्स व्हाई आवर एक्वेटिक लाइफ इज गेटिंग रिड्यूस्ड, कम होती जा रही है, डिक्रीज हो रही है, सारी मर रही है, मछलियां मर रही है बहुत सारी जगह पर, बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स मर रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। जो भी आप पोल्यूटेंट डालोगे नदी में, समंदर में, या पॉन्ड्स में, कहीं भी डालोगे पोल्यूटेंट, वो पूरा क्या करेगा, ऑक्सीजन का यूज करेगा, और वो खुद डिकम्पोज होने के लिए ट्राई करेगा, तो वो ऑक्सीजन यूज कर लेगा, तो बाकी एक्वेटिक लाइफ के लिए ऑक्सीजन नहीं बचेगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 8 ml पर लीटर ऑक्सीजन मिनिमम चाहिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर लेते हैं बड़े बड़े, ठीक है, बड़े बल्क में होते हैं, तो वो भी यूज कर लेते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होता है और आपके एक्वेटिक लाइफ को इफेक्ट आती है। नाउ डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है, दूसरा उसका एक काम है आपका, कौन सा? आयन का, हमारा जनरली बॉयलर्स रहते हैं आयन के, मेटल, लोहे के, तो उसमें पानी है, ऑक्सीजन है, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोक्साइड बनाएगा, एंड दिस हाइड्रोक्साइड विल बी कन्वर्टेड इनटू रस्ट, दैट इज अ कोरोजन।
Fe2O3 dot H2O twice H2O, that is a rust. इसकी वजह से आपका एफिशिएंसी कम होता है, आपका मेंटेनेंस बढ़ता है, थोड़े थोड़े टाइम पे आपका वो खराब होता है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कैसे किया जाता है? तो एक होता है मैकेनिकल डीएरिएशन। अंदर एक बड़ा सा स्टरर चला दो। आपको पता है ना कि एक स्टरर हमने देखा था लाइम सोडा में। वो स्टरर चलाने से गैस जो है, डिजॉल्व गैसेस जो है, वो आपका उड़ जाएगा, राइट? स्टरर चलाने से मैकेनिकल डीएरिएशन होता है जिसको बोलते हैं। तो गैसेस जो होते हैं वो उड़ जाते हैं। आपको पता है कि थम्स अप जो है, उसको खोलते हैं तो उसमें बहुत सारा गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसको आप एक ग्लास में निकाल लो, कोको कोला या थम्स अप या पेप्सी, जो भी कार्बोरेटेड ड्रिंक्स है, राइट? उसको एक ग्लास में निकाल लो, राइट? और उसमें एक चम्मच डाल के फिर उसको हिलाओ प्रॉपर, बहुत ज्यादा जोर जोर से हिलाना शुरू करो। थोड़ी देर के बाद उसको पियो। आपको वो कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट कम नजर आएगा, मतलब कम फील होगा। कहाँ चला गया? आपने जो स्टरिंग किया ना, उसमें वो उड़ गया, राइट? दिस इज मैकेनिकल डीएरिएशन। यू कैन पास नाइट्रोजन, इट विल फॉर्म नाइट्रोजन ऑक्साइड और डाइऑक्साइड एंड उसको निकाल देगा। ये भी कर सकते हैं इंडस्ट्रियली। केमिकल केमिकली ऑक्सीजन कैन बी रिमूव्ड बाय द ऑक्सीजन स्कैवेंजर, मतलब कुछ चीजें डाल दो आप, राइट? जैसे कि सोडियम सल्फाइड है, हाइड्रेजिन है, सोडियम सल्फाइड है, ये सब डाल दो आप। Na2S, Na2SO3, हाइड्रेजिन, NH2, ये डाल दो आप। तो वो क्या करेगा? ऑक्सीजन को खा जाएगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन को, और उसकी वजह से पूरा आपका पानी जो है वो ऑक्सीजन फ्री हो जाएगा। तो उसमें कोरोजन का चांसेस नहीं रहेगा। डोंट थ्रो दीज केमिकल्स इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, नहीं तो वहां पर वो चालू कर देगा ऐसा, ठीक है? बट अगेन यहाँ पर भी एक थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है। कौन सा प्रॉब्लम है? स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, राइट? अगर आपने लार्ज क्वांटिटी अगर डाल दिया ये सोडियम सल्फाइड और ये, तो फोमिंग होना शुरू होगा। ये प्रॉब्लम है फोमिंग का, वो हम लास्ट में देखेंगे इसको। फोमिंग होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, हाइड्रेजिन अगर हमने ज्यादा डाल दिया, थोड़ा बहुत होता तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा डाल दिया तो वो रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि हम बॉयलर हाई टेम्परेचर पे करा रहे हैं, लगा रहे हैं, यूज कर रहे हैं। वी आर ऑपरेटिंग बॉयलर एट हाई टेम्परेचर, एंड हाई टेम्परेचर हाइड्रोजन बिकम्स एक्सप्लोसिव, या इट बिकम्स एक्सप्लोसिव, राइट? तो बॉयलर में आपका ब्लास्ट होने का चांस है। और अगर हमने थोड़ा ज्यादा डाल दिया हाइड्रोजन, तो डिकम्पोज होके वो एमोनिया बना देता है, विच अगेन गिव्स यू अल्कलिनिटी। एमोनिया जो है वो अल्कलिनिटी दे देगा, बिकॉज इट इज अ बेस। कोरोजन भी दे देगा, एसिडिक बेसिक कोरोजन भी होता है, वो भी कर देगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है, ठीक है? तो एक ये है जनरली द बेस्ट इज द मैकेनिकल डी एरिएशन, सबसे अच्छा है। एंड दैट्स वाई बॉयलर में जनरली एक स्टरर रहता ही है, सो दैट मैकेनिकल एरिएशन से ऑक्सीजन रिमूव होता जाएगा, राइट? अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? उसका तो रोल ही है कार्बोनिक एसिड बनाने का। बिकॉज वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इट गिव्स एसिड H2CO3 carbonic acid, and because of this acid concentration we feel some irritation on our tongue when we drink when we drink soft drinks, हम सब कोक, ये सारे ड्रिंक्स हम जब पीते तो बिकॉज उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है, वाटर होता है, तो इसकी वजह से H2CO3 बनता है। This carbon dioxide is also reduced if your temporary hardness is there, बाइकार्बोनेट की हार्डनेस है, कैल्शियम या मैग्नीशियम की, क्या होगा? गर्म करेंगे तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाएगा, या तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फ्री करेगा। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फ्री हुआ, उसमें से वापस आपका कार्बोनिक एसिड बनेगा। अगेन स्लो कोरोसिव इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व।
आपकी स्लो कोरोसिव इफेक्ट ऑब्जर्व हो सकती है। ठीक है, चलिए तो रिमूव कैसे करें कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने का तरीका है एमोनियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज कॉल्ड एमोनिया, बट इट इज इन अ वेरी वेरी लिटिल क्वांटिटी। रिमेंबर, ज्यादा डाल दिया तो क्या होगा, एमोनिया ज्यादा डाला तो क्या होगा, एमोनिया ज्यादा डाला डाला तो क्या होगा, अल्कलिनिटी प्रोड्यूस हो जाएगी भाई, राइट? यस। सो एमोनियम हाइड्रोक्साइड विल रिएक्ट विथ carbon dioxide, dissolved carbon dioxide, and then it will give you ammonium carbonate, which is a soluble and non-hazardous compound, right? Even carbon dioxide also can be removed by mechanical deaeration, जैसे हम ऑक्सीजन रिमूव करते हैं. That is the best way. Generally, maximum industries are using deaeration, right? अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, वो अराउंड 5 से 10 या 15 ppm लेके आ जाएगा, राइट? एसिड्स, एसिड्स अगर फॉर्म हो रहे हैं तो एसिड कैसे फॉर्म होंगे? इफ यू हैव मैग्नीशियम, कैल्शियम के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट सॉल्ट्स हैं, तो उसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा. सो इट विल गिव यू, ड्यू टू द हाइड्रोलिसिस, इट विल गिव यू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl. HCl प्रोड्यूस हुआ तो एसिड है. नाउ दिस एसिड विल रस्ट, विल कोरोड द आयन वेसल, राइट? तो ये हमेशा याद रखो कि एसिड, मैग्नीशियम क्लोराइड है, ऐसे कैल्शियम सल्फेट हो सकता है तो H2SO4 प्रोड्यूस होगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट है तो HNO3 प्रोड्यूस होगा, राइट? ये सारे प्रॉब्लम्स है. These are the problems which we have to consider, take into the consideration, and then only we can go for that, right? So इसको भी हम, मैग्नीशियम क्लोराइड को भी हम एमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल के निकाल सकते हैं. ठीक है, ओके. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो मैंने आपको जब आयन एक्सचेंज प्रोसेस पढ़ाया था तब बताया था कि कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट हम पढ़ने वाले हैं. कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट is a type of boiler corrosion. It caused using highly alkaline water in boiler. और ये कब होगा? जब हमारा सोडियम कार्बोनेट ज्यादा डाल दिया तब आपका NaOH बनेगा, या तो हाइड्रेजिन ज्यादा डाल दिया तो उसमें से एमोनिया बनाएगा और उसमें से फिर बॉयलर में कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट होगा. और इसकी वजह से हेयरलाइन क्रैक्स आ जाती है आपके बॉयलर्स में अंदर के साइड. हेयरलाइन क्रैक्स मींस दिखेगी नहीं, बहुत पतली पतली क्रैक्स आती है. वहां से आपका हीट लीक हो जाएगा, टेम्परेचर लीक हो जाएगा. अगेन इट विल अफेक्ट द बॉयलर एफिशिएंसी, राइट? क्लियर? सो दीज आर द रिएक्शंस सोडियम कार्बोनेट की वजह से होते हैं, NaOH प्रोड्यूस होता है. Sodium hydroxide containing water flows into the minute hairline cracks by capillary action, and it will reduce the efficiency of boiler. Water evaporated and dissolved, and the dissolved caustic soda concentration increases gradually, and it will attack on the surrounding area, and again your your ball of metallic ball of your boiler will get corroded, and this is known as caustic embrittlement. और उसकी वजह से क्या होगा? ये सारे जो पार्ट्स है वो ब्रिटल होना शुरू हो जाएंगे, उसकी लाइफ कम हो जाएगी. थोड़ा बहुत कहीं भी हिट विट हो गया, कहीं भी कुछ टच हो गया तो वो पाइपलाइंस टूटना शुरू हो जाएगी. तो अगेन क्या होगा? वापस वही चीज है, मेंटेनेंस बढ़ जाएगा आपका, मेंटेनेंस विल इंक्रीज. ओके, ओके. देन प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, यू कैन जस्ट प्रिवेंट सोडियम फॉस्फेट एज अ सॉफ्टनिंग एजेंट इंस्टेड ऑफ सोडियम कार्बोनेट. सोडियम फॉस्फेट इज बेटर. फॉस्फेट, आपको पता है कि कल अभी हमने देखा फॉस्फेट कंडीशनिंग, जैसे कैलगॉन की बात की, तो सोडियम कार्बोनेट मत डालो, उसकी जगह सोडियम फॉस्फेट डालो, या तो फिर टेनिन या लिग्निन ऐसे
जो चीजें हैं वो डालो, वो आपकी एफिशिएंसी को कम होते हुए बचाएगी। सोडियम सल्फेट डाल सकते हो, और सोडियम सल्फाइट नहीं डालना है, नहीं तो फोमिंग होगा। सोडियम सल्फेट डाल सकते हो, राइट। वो क्या करेगा, आपकी जो हेयरलाइन क्रैक्स प्रोड्यूस हुई है अंदर के साइड, उसको भर देगा, फिल अप कर देगा, राइट। या फिर कुछ नहीं करना है आपको, ऑपोजिट एक डाइल्यूट एसिड ले लो, एसिडिक एसिड या फॉर्मिक एसिड या जो भी, उससे आप पीएच एडजस्ट कर लो, तो आपका जो भी आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड या जो भी बना है वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारे तरीके हैं आपके एम्ब्रिटलमेंट को रोकने के। अब जो दो पार्ट आ रहे हैं, प्राइमिंग एंड फोमिंग, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। प्राइमिंग क्या है, तो इट इज कॉल्ड अ वेट स्टीम। वेट स्टीम कब होती है, व्हेन अ बॉयलर प्रोड्यूसेस स्टीम वेरी रैपिडली। तो हमको पता है कि कुछ पार्टिकल्स पानी के जो है वो उछल कूद करना शुरू करते हैं, राइट। सो वेपर्स के साथ आपको वो पार्टिकल्स पानी के वेपर्स के साथ चले जाते हैं, और दिस प्रोसेस इज नोन एज ए प्राइमिंग प्रोसेस, और इट इज ऑल्सो नोन एज ए वेट स्टीम फॉर्मेशन प्रोसेस। What is the other name of priming process? It is called a wet steam formation process. इसकी वजह से क्या होगा, सडन बॉइलिंग होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप बाहर मतलब इतना इमीडिएट बॉईल कर रहे हो या तो सडन हीट कर रहे हो। लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट होंगे, सल्फेट्स और क्लोराइड्स, उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर आपका बॉयलर का डिजाइन प्रॉपर नहीं है तो भी हो सकता है ऐसा। अगर बॉयलर का डिजाइन ऐसा है कुछ, मतलब ऊपर से छोटा है और नीचे से बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका बॉयलर यहाँ से आपका बॉयलर ये है, और यहाँ आपका स्टीम जा रहा है। यहाँ पर एकदम छोटा है तो बॉयलर के वेपर्स के साथ आपका वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें चला जा सकता है, प्रॉपर डिजाइन नहीं है तो। सडन इंक्रीज इन स्ट्रीम प्रोडक्शन रेट, अब स्टीम बहुत ज्यादा हीट हो जाएगी तो ये पाइपलाइंस में प्रेशर बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि दैट पाइपलाइन हैज सम सर्टेन कैपेसिटी टू डिलीवर द स्टीम। अब हम सडन हीटिंग कर रहे हैं, सडन हीटिंग की वजह से वेपर प्रेशर बढ़ेगा, स्टीम बढ़ेगी, देन चांसेस आर फेयर टू ब्लास्ट दोज पाइपलाइंस और बॉयलर, राइट। इसके सारे डिसएडवांटेजेस क्या है, इट विल रिड्यूस द एफिशिएंसी, मशीनरी पार्ट्स को डिक्रीज करेगा, लाइफ को, डेफिनेटली मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ने वाली है। और जब पानी इतना उछलेगा आपका, व्हेन योर वाटर विल बॉइल सच लाइक द स्पीड, यू नो, आपका पानी इतना उछलेगा तो क्या होगा, यू विल नॉट बी एबल टू जज द वाटर लेवल। तो मुझे कितना पानी ऐड करना है कुछ समझ में नहीं आएगा। इवन सेंसर्स वोंट बी एबल टू कंफर्म द लेवल, इवन सेंसर्स वोंट बी एबल टू जज द लेवल। आजकल सारी चीजें सेंसर से चलती है, पानी का लेवल कम हो गया, चलो चालू कर दो पानी, अब बराबर आ गया, पानी बंद कर दो, सब कुछ। अभी अपने घर पे भी ओवरहेड टैंक्स जो होती है उसमें भी ऐसे है, हम रखते हैं ना, ऑटोमेटिक बंद होता है, ऑटोमेटिक चालू होता है। लेकिन जब पानी का लेवल इतना उछलेगा कूदेगा, इतना जंप करेगा, दैट टाइम your water level will be difficult to judge, remember, right? So this is very very important. प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, बेटर डिजाइन इज ऑलवेज देयर। सम मैकेनिकल प्योरीफायर डाल दो स्टीम का, या तो पानी का मैकेनिकल एरियर दिस डीएरिएशन सिस्टम लगा दो, सो दैट वो हमेशा वो स्टर होता रहेगा, तो वो जंप नहीं करेगा। थोड़ा सा पानी का लेवल जो है मैक्सिमम उससे थोड़ा कम रखो, सो दैट इट विल जंप, बट स्टिल इट द वाटर ड्रॉपलेट्स विल नॉट बी एबल टू रीच टू द पाइपलाइंस, राइट। ये सारी चीजें हैं। यूजिंग सॉफ्ट वाटर, बट दैट विल बी अ कॉस्टली टास्क, बट या डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द वे। या डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ डिजोल्व सॉल्ट, मतलब क्या, सिंपल सी बात है, डिजोल्व सॉल्ट को कम करो, या इसका मतलब कि प्रेसिपिटेशन करके निकाल दो, क्योंकि डिजोल्व सॉल्ट जनरली सल्फाइड सल्फेट वल्फेट सॉल्ट होते हैं ना, वो हमेशा उसका बॉइलिंग के टाइम पे उसको इंक्रीज करता है, जंपिंग,
right? So these are the basic points for the priming. Priming is the wet steam formation. मतलब जो आपकी स्टीम निकलती है उसमें पानी के ड्रॉपलेट्स आते हैं, राइट? अनदर बिगेस्ट प्रॉब्लम इज द फोमिंग. फोमिंग जो है वो क्या है? फोम बनना. और ये कब होता है? विच विल नॉट ब्रेक इजीली. फोम बनता है तो झाग बन जाता है पानी के ऊपर. तो उसकी वजह से क्या होता है? आपकी जो वेपर्स निकलती है वो झाग के नीचे ही कंडेंस हो जाती है. होता क्या है? आपकी बॉइलिंग कितना भी करो वेपर्स बहुत कम निकलती है. Definitely, this will reduce the efficiency of your boiler to deliver, vapors. This is due to the oily substances. Oily substances की वजह से होता है या तो कुछ सरफेस, सर्फेक्टेंट्स की वजह से होता है. सर्फेक्टेंट्स यानी सोप वाला पानी आ गया तो भी ऐसा होता है कभी कभी. ऑयली सब्सटेंसेस जो है वो आपका सरफेस टेंशन रिड्यूस कर देता है, राइट? तो ये सब चीजों की वजह से प्रॉब्लम आती है. इसका डिसएडवांटेज क्या है? व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस फोमिंग? इसके मतलब ये है कि एक्चुअल हाइट आप कंफर्म नहीं कर पाओगे. आपका जो बॉयलर है उसमें आप एक्चुअल हाइट कंफर्म नहीं कर पाओगे. क्यों? क्योंकि ऊपर तो सारा फोम 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 है. एक सिंपल सा मैं इसका बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ. हम लोग कभी ना कभी एस्प्रेसो कॉफी पीने गए होंगे सीसी डे में या बरिस्टा में कहीं जाते हैं. यहाँ एक आपने बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस किया होगा कि ऊपर वो लोग कॉफी का ग्लास भरते हैं, ऊपर पूरा फोम लगा के देते हैं. पिया है कभी ऐसा? पूरा फोम वाला कॉफी ऊपर मस्त हार्ट शेप और डॉगी शेप ऊपर ड्रॉ करके दे देते हैं. ऐसा पिया है कभी आप लोगों ने? उसमें एक एक्सपीरियंस आपने जरूर किया होगा. वो कॉफी आती है, फिर फोम आता है, और वो गर्म कॉफी इतनी होती है और फोम की वजह से हम उसका लेवल सही से जज नहीं कर पाते और हमारी जो टंग है वो जल जाती है. हैव यू एक्सपीरियंस दिस? मैंने बहुत बार किया है. दिस इज द थिंग. बिकॉज ऑफ दैट फोम आपको पता नहीं चलता है कि इसका लेवल कितना है, तो आप पूरा सिप लेने की कोशिश करते हो, एकदम से फटाक से आ जाता है. यस, एवरी टाइम. इवन मी टू. एवरी टाइम मेरा भी ऐसे ही होता है, राइट? सी, कितना कितनी चीजें केमिस्ट्री की आउट ऑफ द केमिस्ट्री समझ सकते हैं हम. फॉर्मिंग इससे इजी वे में कैसे समझोगे आप बताओ? तो कैसे होता है? वहां पर प्रॉब्लम आती है, हम लोग जज नहीं कर पाते हैं लेवल को और जल जाती है अपनी जबान. सेम वे इसमें क्या होता है? पानी का लेवल वी कैन नॉट जज. अगर हम पानी अंदर डालेंगे नहीं तो पूरा बॉयलर नीचे से जल जाएगा, और ज्यादा डाल देंगे तो वेपर्स इतनी बढ़ जाएगी तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा और बॉयलर फटने का प्रॉब्लम आ जाएगा. Some dissolved salts can carry the weight, steam, damage the machinery parts and all. And again, maintenance बहुत ज्यादा आ जाता है. सेकेंडली, प्रेशर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे. ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं फोमिंग की वजह से, राइट? कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं हम? तो एंटी फोमिंग एजेंट्स डाल के, जैसे कि गैलिक एसिड आप थोड़ा सा डाल दो. बहुत दीज आर द कंपाउंड विच यू हैव टू ऐड. टेनिक एसिड, गैलिक एसिड. ये कैस्टर ऑयल बुक में लिखा है, मैंने इसलिए लिखा है. जनरली कैस्टर ऑयल हम यूज नहीं करते क्योंकि अल्टीमेटली फोम भी ऑयली सब्सटेंस की वजह से, इमर्जेंस की वजह से बनता है. ये हमने इसलिए लिखा हुआ है कि कैस्टर ऑयल बुक में लिखा हुआ है कुछ बुक्स में, इसलिए मैंने डाला है. बट जनरली ऑयली सब्सटेंस शुड बी अवॉइडेड. गैलिक एसिड, टेनिक एसिड, ये सारा जो होता है ना, वो क्या करता है पता है? ये जो फोम बनता है ना, वो सारा जनरली बेसिक नेचर ऑफ वाटर की वजह से बनता है. तो ये सारे एसिड जो होते हैं उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं. दीज आर द वेरी वीक एसिड जो जरा भी हार्म नहीं करते हैं, राइट? इसको, तो इसकी वजह से कोरोजन भी नहीं होता है. अगर हम एसिड HCl डाल दें, HNO3 डाल दें, तो वो तो प्रॉब्लम आ जाएगी. वो बाकी का तो न्यूट्रलाइज करेगा बेस को, बट एट द सेम टाइम वो क्या कर देगा? वो प्रॉब्लम करेगा कोरोजन का. कुछ ऐसे सोडियम एल्यूमिनेट जैसे कंपाउंड भी डाल सकते हैं जो कि आपका बॉयलर में फोमिंग रिमूव कर सकता है, राइट? दे कैन रिमूव द फोमिंग.
राइट। देखो ये जो मैंने बताया था, स्लज और स्केल का डिफरेंसेस आपको पूछा जाता है काफी बार, राइट। स्केल और स्लज का फॉर्मेशन या डिफरेंसेस पूछा जाता है। ये मैंने यहाँ पर एक, ये आपके वीडियो में आ जाएगा, डोंट वरी, तो आप वहां से पढ़ सकते हो। और ये जो है, ये है आपका प्राइमिंग और फोमिंग का डिफरेंसेस। 4-5 डिफरेंसेस हमने यहाँ पर जो मैंने पढ़ाया वही है, देयर इज नथिंग न्यू, राइट। बट व्हेन यू विल सी द वीडियो, उसको स्टॉप करके आप पूरा पूरा पढ़ सकते हो आराम से। इवन बुक में भी दिया हुआ है, डोंट वरी, बुक में सारा दिया हुआ है। जस्ट मैंने इसको थोड़ा डेकोरेट करके एक अच्छे फॉर्म में, डिफरेंसेस के फॉर्म में रखा हुआ है, दैट्स ऑल।